हेलो स्टूडेंट्स। अब हम जो आज का पेपर हुआ है उसको हम हल करने जा रहे हैं। कक्षा 11 का पेपर, गोल्डन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद स्वर्णिम भारत। तो स्वर्णिम भारत स्वतंत्रता के बाद ये क्वेश्चन पेपर आज का ही है जिसको हम हल करेंगे। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन। राइट द फुल नेम ऑफ लाल बाल पाल। लाल बाल पाल का फुल नाम। लाल में से लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय राय। ठीक है, रॉय भी कह सकते हैं, राय राय वाई। ठीक है। एंड बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल। सेकंड क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड द मोरलेमिंटो रिफॉर्म्स टेक प्लेस। कौन से साल में मोरलेमिंटो रिफॉर्म्स स्थान लिया। 1909 में मोरलेमिंटो रिफॉर्म स्थान लिया। और ये हिंदू मुस्लिम मुसलमानों के लिए अलग सेपरेट इलेक्ट्रोट की व्यवस्था की गई थी इसमें। हु गेव द पंचशील। पंचशील गेव पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पंचशील जो सिद्धांत प्रिंसिपल वो दिया गया था। हु यूज्ड स्वराज फॉर द फर्स्ट टाइम इन नेशनल मूवमेंट। नेशनल मूवमेंट सबसे पहले स्वराज है वो 1916 ई में जो लखनऊ लखनऊ सॉरी लखनऊ है, LUC के लखनऊ जो कन्वेंशन हुआ था, सम्मेलन हुआ था कांग्रेस का, उसमें बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने दिया इसको। ठीक है। वोट वॉज बलवंतराज मेहता कमेटी रिलेटेड। बलवंतराज मेहता कमेटी रिलेटेड टू पंचायती राज। पंचायती राज से रिलेटेड थी। ठीक है ना, पंचायती राज। ठीक है। इस बलवंतराज मेहता कमेटी ने रिकमेंड किया था टू इम्प्लीमेंट द पंचायत सिस्टम इन राजस्थान एंड अदर स्टेट्स। सभी राज्यों में पंचायती राज को इम्प्लीमेंट करने के लिए बलवंतराज मेहता कमेटी की समिति थी। ट्राई लेवल त्रिस्तरीय पंचायती राज। When was the East India Company stabilized? East India Company was stabilized in 1616। 1616 में स्टेबलाइज हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी। Who was the chairman of the Atomic Energy Commission? एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर जहांगीर भाभा। डॉक्टर जहांगीर भाभा। ठीक है। हु गेव द थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी किसने दी थी? ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी वॉज गिवन बाय द दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, NAU है, NAOROG, दादा भाई नौरोजी। वेन डिड द बैटल ऑफ प्लासी टेक प्लेस। बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ? 1757 में, 1757 में बैटल ऑफ प्लासी वॉज टेक प्लेस। वेन वॉज द इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टेबलाइज। इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज स्टेबलाइज इन 1885। 1885 में AO ह्यूम के द्वारा स्थापित की थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। हु वॉज दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी वॉज ए फारसी थे एंड ही वॉज द फर्स्ट इकोनॉमिस्ट, पहला इकोनॉमिस्ट था भारत का। हु कैलकुलेटेड द पर सेप्टा इनकम इन इंडिया। भारत की जो पर सेप्टा इनकम पहली बार है वो दादा भाई नौरोजी ने कैलकुलेट की थी। हु हुज कॉन्सेप्ट इज द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर कौन थे? डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई इज द मेंबर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च। ओके, नेक्स्ट। वोट इज कॉल्ड नॉन अटैचमेंट। नॉन अटैचमेंट नहीं है, नॉन अलाइनमेंट होता है ये। नॉन अलाइनमेंट किसे कहा जाता है? नॉन अलाइनमेंट इज द पंचशील सिद्धांत गिवन बाय द पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंचशील सिद्धांत थे, उनमें से एक सिद्धांत था नॉन अलाइनमेंट। नॉन अलाइनमेंट था कि वी नो कंट्रीज सेल बी मेक ग्रुप।
कोई भी कंट्री है वो ग्रुप नहीं बनाएगा। उस टाइम कोल्ड वॉर चल रहा था एंड देयर आर टू ग्रुप्स इन द होल वर्ल्ड। दो थे, एक तो अमेरिका और दूसरा रूस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एंड सेकेंड इज द सोवियत रूस। तो उस टाइम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा भी कोई भी कंट्री है वो किसी भी ग्रुप में इंक्लूड नहीं होना चाहिए शांति व्यवस्था के लिए। तो नॉन अलाइनमेंट इज अगेंस्ट इज गिवन बाय द प्रिंसिपल दैट नो कंट्री शेल इंक्लूड इन एनी टाइप ऑफ द ग्रुप्स, किसी प्रकार से ग्रुपिंग शामिल नहीं करना है। What were the major Indian industries? What were the major Indian industries till 1800 AD? 1800 तक मेजर इंडियन इंडस्ट्रीज कौन सी थी? मेजर इंडियन इंडस्ट्रीज टेक्सटाइल थी, टेक्सटाइल कपड़ा उद्योग। सेकंड द स्टील एंड आयरन, दूसरा जो उस टाइम था वो स्टील एंड आयरन, ये सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज थी, मेजर इंडस्ट्रीज यही थी। राइट द प्रोमिनेंट मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के जो प्रोमिनेंट मेंबर्स थे उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये प्रोमिनेंट मेंबर्स थे मुख्य। वोट इज द मॉन्टेग-चेम्सफोर्ड एक्ट? मॉन्टेग-चेम्सफोर्ड एक्ट वॉज पास्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1919। 1919 में ये पास हुआ था। एंड द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इट फॉर ए पावर शेयरिंग, इसकी मेन ऑब्जेक्टिव था पावर शेयर करना। फॉर द फर्स्ट टाइम देयर इज द प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन इंडिया। भारत में सबसे पहली बार प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट थी वो इसमें रखी गई थी, प्रांतीय सरकार, है ना। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की धारणा सबसे पहले, और ये जो 1935 का जो एक्ट था उसका ये बेस था, फाउंडेशन था 1919 का मॉन्टेग-चेम्सफोर्ड एक्ट। राइट द गांधीज अर्ली मूवमेंट्स, गांधी के अर्ली मूवमेंट, सबसे पहला जो अर्ली मूवमेंट था वो था खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत 1915 में गांधी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका एंड देयर ही यूज्ड द सत्याग्रह, वहाँ पर उसने साउथ अफ्रीका में जो अपार्थाइड पॉलिसी थी उसके विरुद्ध में जो रेशियल जो डिस्क्रिमिनेशन था उसके विरुद्ध से सत्याग्रह किया था। और भारत में आते ही जो प्रारंभिक सत्याग्रह था उसका आंदोलन था वो था खिलाफत मूवमेंट इन चंपारण, नहीं सॉरी खिलाफत मूवमेंट नहीं, चंपारण मूवमेंट इन इंडिया। द फर्स्ट इज ए चंपारण मूवमेंट, भारत में उसने चंपारण आंदोलन किया था। देन इलाहाबाद अहमदाबाद लेबर स्ट्राइक, अहमदाबाद जो लेबर स्ट्राइक थी, अहमदाबाद जो मजदूरों की स्ट्राइक थी उसमें पार्टिसिपेट किया। देन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट एंड क्विट इंडिया मूवमेंट्स, ये गांधी के अर्ली मूवमेंट्स थे। राइट द नेम्स ऑफ मेजर कमेटीज इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मेजर कमेटीज, ड्राफ्टिंग कमेटी एक मेजर कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी, द ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी इज टू मेक द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना, कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करना, ये ड्राफ्टिंग कमेटी थी, है ना। और भी कही थी। व्हाट इज द मोफला रिबेलियन? मोफला रिबेलियन क्या था? मोफला रिबेलियन इज द रिबेलियन, रिवोल्ट, रिबेलियन इज द रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म, अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म, ब्रिटिश जो उपनिवेशवाद था उसके विरुद्ध ये रिवोल्ट था, कोलोनियलिज्म। एंड इट वाज स्टार्टेड in 1921-1922 in the southern districts of the Malabar, present day केरला। साउथर्न जो मालाबार डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ये हुआ था, आज का जो केरला है वहाँ पर। कॉलोनियल जो ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म था, ब्रिटिश उपनिवेश था, उसके विरुद्ध ये आंदोलन था, विद्रोह था। वोट और गांधीज व्यूज ऑन द स्पिनिंग व्हील, गांधी के व्यूज क्या थे स्पिनिंग व्हील पर? गांधी प्रेजेंटेड द स्पिनिंग व्हील फॉर द फेवर ऑफ ए स्वराज या फॉर द यूज ऑफ डोमेस्टिक थिंग्स, स्वराज का फॉर्म था। एंड ही बाइकाट, ही सेड द बाइकाट द ब्रिटिश गुड्स, ब्रिटिश गुड्स का बाइकाट करो एंड यूज ओनली स्वदेशी, और स्वदेशी का यूज करो। अब स्वदेशी के यूज करने के लिए उसने
ही प्रोमोटेड द चरखा, उसने स्पिनिंग व्हील चरखे को प्रमोट किया कि इंडिया शुड वियर ओनली द खादी एंड डोंट परचेज देनो फॉरेन मेड क्लॉथ्स। फॉरेन मेड क्लॉथ्स है उनको परचेज नहीं करना है, उनको बाईकाट करना है, और स्वदेशी चीज़ें जो खादी की बनी हुई चीज़ें, चरखे से बनी हुई चीज़ें, उनको ही पहने। ये गांधी ने व्यूज़ दिया था चरखे पर। ठीक है, तो उसके बाद देखो, राइट ए comment on Simon Commission. Simon Commission is a commission, 5-member commission. It came to in India in 1929. 1929 में आया था 5 मेंबर्स कमीशन, 5 सदस्य कमीशन था। एंड सर थॉमस साइमन, साइमन वॉज द लीडर ऑफ द लीडिंग पर्सन। ये साइमन था, वो लीडिंग पर्सन था। एंड इंडिया द कांग्रेस डिसाइडेड टू बाईकाट इट। कांग्रेस ने इसको बाईकाट करने, भारतीयों ने इसको बाईकाट किया बिकॉज देयर वर द नो मेंबर्स, इंडियन मेंबर्स इन द कमीशन। कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं था। कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग बहुत बाईकाटेड इट। कांग्रेस और मुस्लिम दोनों ने बाईकाट किया था। और लाहौर में जहाँ ये कमीशन आया सबसे पहले, वहीं पर बहुत ज़ोरदार इसका डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था, विरोध प्रदर्शन हुआ था। तो इसके विरुद्ध में अंग्रेजों ने लाठी चार्ज किया था उस प्रदर्शन के विरुद्ध, और लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी उस लाठी चार्ज में, साइमन कमीशन के विरोध में। राइट अबाउट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के बारे में लिखो। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय गांधी जी इन 1930। 1930 में ये 1930 एंड 1931, 1930 इसको शुरू किया गया था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। गांधी रोड 12 डिमांड टू लॉर्ड इवरिन, गवर्नर जनरल इवरिन। उसने, गांधी ने 12 डिमांड्स भेजी थी सबसे पहले इवरिन को। एंड इन विच देयर वाज द डिमांड टू रिमूव द सॉल्ट टैक्स, और उसमें एक डिमांड थी सॉल्ट टैक्स को रिमूव करना, नमक के कानून को, नमक पर जो टैक्स है उसको रिमूव करो। इरविन ने उसकी कोई मांग स्वीकार नहीं की। सो ही स्टार्टेड द सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट बाय रिमूविंग, बाय ब्रेकिंग द सॉल्ट लॉ, सॉल्ट टैक्स। सॉल्ट टैक्स को जो लॉ था, कानून था, टैक्स था, उसको ब्रेक करते हुए उसने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू किया था। फॉर इट ही डिड द डांडी मार्च, उसने डांडी मार्च की थी अलॉन्ग विद 264 मेंबर्स, 200 सदस्यों के साथ ही रीच्ड द कोस्ट ऑफ अरबियन सी, अरबियन सी की कोस्ट पर पहुँचे। एंड मेक द सॉल्ट एंड ब्रेक द सॉल्ट लॉ, कानून बनाए, नमक बना के सॉल्ट लॉ को उसने तोड़ा। और भारतीयों को उसने आह्वान किया कि नो वन सेल ओबे द ब्रिटिश लॉ, कि कोई भी ब्रिटिश लॉ है वो पालन नहीं करे, उसका डिसओबे करे, अवहेलना करे। और भी उसने गवर्नमेंट ऑफिसर्स, स्टूडेंट्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स को कार्यालय छोड़ने के लिए आह्वान किया। कमेंट ऑफ द नेहरूज व्यूज ऑन द नेशनलिज्म। नेहरू के जो व्यूज थे नेशनलिज्म पर, उसको कमेंट करो। नेहरू वॉज ऑल्सो ए डेमोक्रेटिक पर्सन, ही वॉज फेवर इन मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट, वो हमेशा मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट को फेवर करता था। एंड ए मल्टीपल पार्टी डेमोक्रेसी, बहुत संख्यक जो दल वाली जो पार्टी है, पार्टी की जो डेमोक्रेसी है उस पर वो बिलीव करता था। ठीक है। राइट अबाउट द रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया। भारत में क्रांतिकारी जो मूवमेंट है उसके बारे में लिखो। इंडियाज रिवोल्यूशनरी मूवमेंट स्टार्टेड इन 1857, 1857 में शुरू हो गए थे। एंड आफ्टर दैट देयर इज द कंटिन्यूस रिवोल्यूशंस, कंटिन्यूस रिवोल्ट्स वर अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट को उसके विरुद्ध में लगातार विद्रोह हुए थे। और जो मेन जो एकीकृत जो संघर्ष है वो स्टार्टेड इन 1919 विद द स्टार्ट ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बाय गांधी जी। गांधी जी के जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत होने के साथ ही एक एकीकृत पूरे भारत का जो मूवमेंट है वो 1919 में शुरू हुआ था। ठीक है। राइट द इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ द मनी विड्रॉल। धन निकासी का आर्थिक प्रभाव को लिखिए। विड्रॉल यानी ड्रेन वेल्थ थ्योरी, ड्रेन वेल्थ, वेल्थ ड्रेन ऑफ वेल्थ, इसको मनी विड्रॉल की जगह अपने एक सकते हैं ड्रेन ऑफ ए वेल्थ। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ का इकोनॉमिक प्रभाव क्या था? ड्रेन ऑफ वेल्थ का इकोनॉमिक प्रभाव ये था कि इंडिया इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर पुअर कंट्री। भारत है वो लगातार गरीब से गरीब हो रहा था। वाइल द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड ब्रिटिश कंट्रीज वर मेकिंग वेल्दी, बिकमिंग मोर एंड मोर वेल्दी, वो ज़्यादा से ज़्यादा धनवान हो रही थी।
Reason is simply that the British company, East India Company, purchasing from here as raw materials and export it at a very higher cost in Indian markets. वो सस्ते में रॉ मटेरियल यहाँ से खरीदते थे, कपास वगैरह, और उस चीज़ को बना करके फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज के द्वारा बना करके महंगे में उसको एक्सपोर्ट करते थे। इससे क्या होता था कि सस्ते में वो कच्चा माल खरीद करके महंगे में बेचती थी, तो रुपए यहाँ के थे वो पूरे पूरे कहाँ जा रहे थे, ब्रिटेन जा रहे थे। तो ये था इकोनॉमी। इससे भारत गरीब से गरीब हो रहा था और ब्रिटिश जो कंट्री थी, जो इंग्लैंड था, वो धनवान से धनवान हो रहा था। ठीक है, ये था ड्रेन वेल्थ थ्योरी, धन का यहाँ से निकासी हो रही है। क्वेश्चन नंबर 26, राइट अबाउट द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पर आप टिप्पणी लिखो। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 वॉज पास्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा पास किया गया था टू कंट्रोल करने के लिए ओवर द कंपनी पर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ इंडिया। जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी उसको कंट्रोल करना, और किसको कंट्रोल करना, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ इंडिया, भारत का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कंट्रोल करना, ये इस रेगुलेटिंग एक्ट का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, राइट मेन वर्क्स ऑफ सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस वॉज ए रिवोल्यूशनरी एंड द फ्रीडम फाइटर। बहुत ही रिवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी थे और फ्रीडम फाइटर्स थे। ही वॉज ऑल्सो द मेंबर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड became the leader, became the president of the two convention of the कांग्रेस पार्टी के दो जो कन्वेंशन हुए थे, अधिवेशन हुए थे, उसके लीडर भी रह चुके थे। बट ही वॉज हीज व्यूज वर नॉट ही वॉज नॉट एग्री विद द गांधीज व्यूज। गांधी के व्यूज से एग्री नहीं था। सो ही हैव टू लेफ्ट द कांग्रेस पार्टी एंड ही मेक ए आज़ाद हिंद फौज एंड डिसाइडेड टू फ्री इंडिया फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज विद द हेल्प ऑफ फॉरेन कंट्रीज। विदेशियों की हेल्प से भारत को आज़ाद करने का उसने निश्चय किया था। राइट अबाउट द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ द लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ द ब्रिटिश पीरियड। ब्रिटिश पीरियड का जो परमानेंट सेटलर सिस्टम है, परमानेंट सेटलमेंट, उसका पर लिखो टिप्पणी। परमानेंट सेटलमेंट इज ऑल्सो नोन एज द जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम के नाम से जाना जाता है, इन विच द लैंड इज गिवन टू द लैंड लॉर्ड्स। इस सिस्टम में क्या किया गया था, जो लैंड थी इज गिवन, दी गई, टू द लैंड लॉर्ड्स, जमींदारों को ज़मीन दी गई थी। द लैंड लॉर्ड्स वर द ओनर ऑफ द लैंड्स। जो लैंड लॉर्ड्स थे वो ओनर थे, वाइल द पिजेंट्स पिजेंट्स आर द टेनेंट्स। जो इंडियन जो किसान थे वो काश्तकार थे, किराएदार थे। दे हैव टू पे द टैक्स, उन्हें टैक्स पे करना पड़ता था। एंड इट इज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट 85% टैक्स शैल बी गिवन टू द कंपनी। जितना भी टैक्स वो कलेक्ट करते हैं ज़मीन से, उसका 85% किसको देना पड़ता था, कंपनी को, उन्हें जमींदारों को। एंड 15% टैक्स गिवन टू द इज टेकन बाय द लैंड लॉर्ड्स। 15% टैक्स है वो लैंड लॉर्ड्स के द्वारा लिया जाता था। तो ये टैक्स लेने की एक, ज़मीन पर टैक्स लेने की एक सिस्टम है, उसको हम जमींदारी सिस्टम भी कह सकते हैं, क्योंकि ज़मींदारों को अधिकार दिया गया ज़मीन पर, किसान वहाँ पर केवल किराएदार थे, और ये टैक्स का सिस्टम रखा गया था इस सिस्टम में। थ्रो द लाइट ऑन पंडित नेहरूज व्यूज़ ऑन डेमोक्रेसी। पंडित नेहरू के व्यूज़ हैं डेमोक्रेसी पर, वो अपने प्रकाश डाले। पंडित नेहरू बिलीव्स इन मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट्स, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। पंडित नेहरू मेजोरिटी और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में बिलीव करता था। ही बिलीव्स दैट इंडिया शैल बी अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड देयर आर मैनी पार्टीज शैल रूल। बहुत से पार्टीज हैं, उन पार्टी जैसे कई देशों में, जैसे चाइना है, जापान है, और में सिर्फ एक पार्टी का शासन होता है। लेकिन भारत में विभिन्न पार्टीज के शासन है। इसका पीछे जो लॉजिक थे वो नेहरू के थे। ठीक है, ही वॉज फेवर इन द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। संसदीय सरकार के वो फेवर में थे। ठीक है, वॉट वर द इनिशियल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इनिशियल ऑब्जेक्टिव क्या थे इंडियन नेशनल कांग्रेस की। इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज स्टेबलाइज 1885, 1885 की स्थापना हुई थी। एंड एओ ह्यूम वॉज द
फाउंडर ऑफ द कांग्रेस, ठीक। एंड व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कांग्रेस? मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कांग्रेस इज टू इम्प्रूव improve the condition of the farmers and improve the system of the administrative system by giving applications and रिक्वेस्ट और एप्लीकेशन के माध्यम से सुधार करवाना, किसानों की स्थिति को सुधार करना, कंप्लेंट्स जो किसानों की ओर थी उनको सरकार के माध्यम से कार्य करना। और इट वॉज ए चेन बिटवीन इंडियन रिवॉल्यूशन, भारतीय क्रांतिकारियों और गवर्नमेंट के बीच में एक चेन थी। चेन का काम किसने थे? कड़ी का रूप में उसने काम है किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। साइंटिफिक यूज द नेहरू वॉज बिलीव्स इन साइंटिफिक, he was also favoring industries and companies and the scientific revolutions। ऑब्जेक्टिव एंड रीजन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द नेशनल मूवमेंट, नेशनल मूवमेंट के डेवलपमेंट पर आप रीजन्स दीजिए और उद्देश्य बताइए क्या क्या नेशनल जो मूवमेंट थे, आंदोलन थे, उसके विकास के कौन से कारण थे। तो देखो रीजन्स तो मेन यही थे कि टू मेक द स्वराज, टू गेट द स्वराज, टू गेट फ्री, है ना, टू स्टेबलाइज ए इंडियन गवर्नमेंट, भारतीय सरकार स्थापित करना, अंग्रेज़ों को यहाँ से उखाड़ के फेंकना, ये रीजन्स थे। ऑब्जेक्टिव भी यही थे। गांधी के व्यूज़ बताने हैं गॉड पर, ट्रूथ पर, नॉन वायलेंस पर। तो ये बड़े क्वेश्चंस है, वो इजीली आप देख सकते हो किताब में, और में छोटे क्वेश्चन मैंने सभी करवा दिए हैं। थैंक यू।